हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल सीजी बोर्ड क्लासेस। तो अभी मैंने आपका क्लास 10th का मैथ्स और साइंस और क्लास 12 का मैथ्स का असाइनमेंट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। तो जल्दी से जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे और वहाँ पे सर्च कर लीजिए। पूरे इंग्लिश मीडियम के नोट्स हैं, आपको एज इट इज़ आप लोग को लिखना है, कुछ मेहनत नहीं करनी है। 20 आउट ऑफ 20 गारंटी आपको मिलेगा। तो 12th के फिज़िक्स का असाइनमेंट रह गया था, तो वो आप देख लेते हैं। देखिए 12th फिजिक्स असाइनमेंट इस बार थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दिया है, मतलब देखेंगे तो कॉमन सेंस से रिलेटेड बोल सकते हैं क्वेश्चन दिया है। नॉर्मली जैसे एग्जैक्ट बुक से उठा के ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो बहुत ईजी है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मान के चलिए बोर्ड एग्जाम में भी आने के चांसेस इसके 90% के ऊपर है। तो ये तो आपको पढ़ के जाना ही है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका इलेक्ट्रिसिटी करंट चैप्टर का क्वेश्चन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, जैसे आप लोग को देख रहे होंगे यहाँ पे एक इमेज बनी है कंडक्टर की। तो कंडक्टर आपका नेगेटिव पोटेंशियल नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये आपका क्या करेगा, नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अपोजिट साइड मूव करेंगे। तो जिस साइड आपका इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है उसके अपोजिट में आपका क्या फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है। ठीक है बेटा। सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या सीधे मूव करते हैं क्या, नहीं, वो ड्रिफ्ट हो गए, खिसक खिसक के चलते हैं। ठीक है, उसका बहुत अलग अलग फिनोमिना है। कोलिजन होता है, उसके बाद रिलैक्सेशन टाइम, वो वेट करते हैं देन फिर मूव करते हैं। तो इस वे में मल्टीपल कोलिजन के बाद वो जाके थोड़ा सा प्लेस ड्रिफ्ट करते हैं। पर ये बहुत इंस्टेंटेनियस है, बहुत फास्ट फिनोमिना है, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक लाइन में मूव कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली वो ड्रिफ्ट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो खिसक खिसक के चल रहे हैं, वही क्या कहलाता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसके आपको क्या बोला है, यहाँ पे रिलेशनशिप ऑब्टेन करने बोला है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आता ही है हर बार एग्जाम में, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो जैसी बात के चलो, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया कंडक्टर का, क्या होगा बेटा, उनको एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने से क्या होगा, उनकी थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की। थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज़ करने से उनका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये मूव किया और ये कोलाइड किया, फिर फर्दर मूव किया, फिर कोलाइड किया, तो दो कोलिजन के बीच, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन वेट करता है या रेस्ट करता है, मान लो, वो ही उसका रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। ठीक है। तो जैसे ही आपकी टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज़ होने से, मतलब बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है मतलब रिलैक्स कम कर रहा है, तो रिलैक्सेशन टाइम उनका डिक्रीज़ हो रहा है। अब मान के चलो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर, तो मैंने मान लिया किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v1 है, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v2 है, एंड सो ऑन, ऐसी n इलेक्ट्रॉन है तो उनकी वेलोसिटी vn है। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v इक्वल्स टू u प्लस at होता है। तो यहाँ से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी v1 क्या आ जाएगा, a कैपिटल T1, v2 a कैपिटल T2। अब इनिशियल वेलोसिटी तो सभी की जीरो है, जब तक आपका बैटरी से पोटेंशियल कनेक्टेड नहीं है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन की सबकी जीरो है। तो जैसे आपने कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन्स मूव होना हो गए, तो यहाँ इनकी फाइनल वेलोसिटी आ गई a इंटू T1। ठीक है। तो ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी, a इंटू टी एवरेज। यहाँ पे टी एवरेज क्या है, सभी T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn का एवरेज है, टोटल ऐड किया, रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है बेटा, चार्ज एक्सर्ट करता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी को पता है वो क्या होता है, फोर्स F इक्वल्स टू क्यू ई। अब यहाँ चार्ज हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो हम क्यू की जगह रख देंगे माइनस ई इंटू ई, और फोर्स हमको पता है क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी एक्सेलरेशन की वैल्यू, माइनस ई कैपिटल ई बाय एम। ठीक है। यहाँ पे आपको ए की वैल्यू मिल गई। अब क्या करेंगे इसको, सिंपली वी एवरेज, देखिए ये जो दिख रहा है आपको इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे हम रख देंगे ए की वैल्यू। अब देखिए नेक्स्ट, तो वी एवरेज क्या आ गया आपका बेटा, माइनस ई बाय एम इंटू टी एवरेज। ये टी एवरेज को ही हम किस क्या फॉर्म में शो करते हैं, टाउ के फॉर्म में, ये सिंबल कहलाता है टाउ। तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी क्या है, यही तो कहलाती है इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई आपकी माइनस ई बाय एम इंटू टाउ, और टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम T1 प्लस T2 प्लस Tn अप टू Tn डिवाइडेड बाय n। इसके बाद वी ऑल्सो नो एक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है बेटा, डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एक्स। ये कहाँ से आया है, ये आपके कैपेसिटर पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच आपने रिलेशन निकाला है। वी आपको पता है के क्यू बाय आर होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, KQ/R²। तो यहाँ से ये रिलेशन आपका ईजिली निकल के आ जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, dV=-E.dx। अब नेगेटिव साइन आप मत लो, इग्नोर करो फिलहाल के लिए। तो मॉड अगर मैं लेता हूँ डेल्टा वी का, तो डेल्टा वी पूरे कंडक्टर के लिए अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो डेल्टा वी हो गया। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, E.dx। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर अगर मैंने मान लिया है L है, तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा, E/L, और E की वैल्यू आ जाएगी V/L। ये E की वैल्यू उठाओ और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले एक्सप्रेशन में रखो। यहाँ से Vd मिल जाएगा आपको -EE/m/टाउ, और E की जगह आपने रखा V/L, तो Vd आ गया -EV/m/टाउ। ये भी आपको याद करना है, ये वाला एक्सप्रेशन भी, ठीक है, ये वाला ध्यान से। उसके बाद हमको एक्चुअली चाहिए क्या, हमको चाहिए करंट। तो करंट आप सबको पता है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, Q/T। तो चार्ज यहाँ पे क्या लेंगे, चार्ज यहाँ पे आपको टोटल चार्ज लेना है जो पूरे कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है। मान के चलो L लेंथ का कंडक्टर है आपका, उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। तो आपने एक एरिया ले लिया, मान के चलो एरिया कैसा होगा, सर्कुलर एरिया। तो उसमें उस पर्टिकुलर एक एरिया में या छोटे से एरिया में कितने हैं आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे बेटा, तो n × A × L। अब ये एरिया नहीं लेना है हमको, क्या लेना है, पूरा वॉल्यूम लेना है। इसलिए एरिया का क्या मल्टीप्लाई कर दिया, लेंथ के साथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ। तो ये क्या हो गया, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या आएगा, तो चार्ज आपका आ जाएगा Q × N × A × L। ये तो टोटल चार्ज हो गया कंडक्टर में जो फ्लो हो रहा है। और यहाँ चार्ज क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन है, तो Q की जगह हम E रख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने अभी तक आप लोग को बताया, यहाँ से देख सकते हैं N को हमने क्या लिया है, N है आपका नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन आ गया आपका N × A × L। तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, देखिए -E × N × A × L, ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट कम्प्लीटली। अब पूरे लेंथ ऑफ कंडक्टर में कितना टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट करने में। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, इजी, लेंथ अपॉन स्पीड। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय v स्पीड। यहाँ पे स्पीड किसकी बात कर रहे हैं, वेलोसिटी किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे। तो ड्रिफ्ट का वेलोसिटी का तो आपने ऑलरेडी एक्सप्रेशन यहाँ पे निकाल लिया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, -EV/ml/टाउ। तो ये उठाओ यहाँ पे रख दो। उसके साथ I क्या होता है, Q/T। टाइम पीरियड की जगह आप रख दो L/VD, और VD ऊपर गया न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे I और VD के बीच आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, I = VDENA। इसको याद करने का तरीका क्या है, वीना, ठीक है, देखो पढ़ के देखिए आप लोगों को, VENA, वीना। तो ये एक्सप्रेशन आप लोगों को ऑब्टेन करना था। तो यहीं पे आपका ये एक्सप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। इसके फर्दर आप नहीं करेंगे, आपको V और ओम्स लॉ प्रूव नहीं करना है, याद रखिए, ठीक है। ये वाला एक्सप्रेशन नहीं निकालना है, वो पोटेंशियल है वहाँ पे, वेलोसिटी नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, डिफाइन रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज़ अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन साइज ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। अब रेजिस्टिविटी है क्या, एक तरह से देखिए रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। अब अगर आप कंडक्टर या मान के चलो मार्केट से आप एक वायर खरीद के ला रहे हो कोई भी मेटल का, तो वो वायर के अंदर रेजिस्टेंस होगा ही, वो उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब वो कितना रेजिस्ट करेगा वो डिपेंड करता है मटेरियल टू मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी क्या है, एक तरह का मेजर ऑफ रेजिस्टेंस है, मतलब वो कितना रेजिस्ट कर रहा है, वही क्या है एक तरह का रेजिस्टिविटी। तो पढ़ लेंगे फिर से, रेजिस्टिविटी इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन साइज ऑफ अ स्पेसिफिक मटेरियल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। जो भी करंट फ्लो हो रहा है उसके अगेंस्ट कितना रेजिस्ट कर रहा है, उसका मेजर कहलाता है आपका रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टिविटी। यहाँ पे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, इन द गिवन फिगर रेजिस्टेंस ऑफ टू कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल आर ρ1 एंड ρ2 रिस्पेक्टिवली एंड फाइंड द रेशियो ऑफ ρ1 ρ2। अब देखिए मटेरियल सेम कर दिया है, तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और मटेरियल पे। अगर मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम ही होगी। इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ और एरिया, रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो उसके लेंथ बड़ा हो ज़्यादा हो, एरिया कम ज़्यादा हो, डजेंट मैटर। आपका ρ1 ρ2 क्या आएगा, कांस्टेंट, ये देख लीजिए डायरेक्टली। अब यहाँ से लेकिन हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था, रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A सबको पता है। तो ρ1 क्या से आ जाएगा बेटा, R1 × A1/L1, ρ2 क्या हो जाएगा, R2 A2 L2। एक कंडक्टर आपका 2 सेंटीमीटर लेंथ और 4 सेंटीमीटर लेंथ का है, और रेडियस दोनों कंडक्टर क्या है, सेम है। तो यहाँ से ρ1/ρ2 की वैल्यू क्या आ गई, 2 × R1/R2। पर इसमें ये आपका आंसर नहीं है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। रेजिस्टिविटी आपकी मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए ρ1/ρ2 अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 1।
आपको निकालना क्या है, मेन सेकंड पार्ट R1 एंड R2। रेजिस्टेंस आपका डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पे, लेंथ पे और एरिया पे एज वेल एज टेम्परेचर पे। तो रेजिस्टेंस यहाँ से देख लीजिए क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका इसी देखिए ये एक्सप्रेशन को ही मैंने फिर से लिखा है, R1/R2 क्या हो गया 1/2 ρ1/ρ2। ρ1/ρ2 क्या है 1 है, क्योंकि मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी सेम होगी। तो यहाँ से R1/R2 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कई लोग को बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है अभी। मैं कई जगह देख रहा था यूट्यूब में भी, तो वहाँ पे डिराइव कर रहे हैं एक्सप्रेशन। डिराइव करने नहीं बोला है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से क्या हो रहा है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एम्पीरियन लूप की क्या होती है μ0/4π 2I/r। उसको जनरली उसको किस फॉर्म में लिखा है μ0I/2πr। ठीक है, आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन लाने के लिए 4 मेजर फाइंडिंग्स क्या थी इस रिलेशन के लिए। आपको फाइंडिंग्स लिखनी है, कंक्लूजन लिखना है एक तरह से, तो वो चीज़ समझेंगे। तो पहला तो सबसे पहली बात यही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एक्सप्रेशन से देखिए आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है ये किसके लिए निकल रही है, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए। पहली बात तो ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है हमको, जो लूप आप बनाएंगे उसमें आप करंट लेंगे और करंट के अराउंड जो लूप बनेगा वो लूप कैसा होना चाहिए, एक तरह का बेटा क्लोज लूप और सिमेट्रिक। मतलब R रेडियस पे आपने लिया एक क्लोज लूप और इसको सर्कुलर वे में घुमा दिया। तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है इसके अराउंड कैसा लूप बन रहा है, एक सर्कुलर लूप बन रहा है और क्लोज लूप है सबसे बड़ी चीज़। सेकेंड, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहला, या पहला कंक्लूजन बोल लीजिए। सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताएगी आपको, स्लोप देती है। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताती है स्लोप एट एनी पॉइंट इन अ गिवन एम्पीरियन लूप। तो ये हो गया सेकंड कंक्लूजन। थर्ड क्या है आप लोग का, जैसे एग्जाम्पल डेरिवेशन में ही देख लीजिए या वैल्यू में देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, करंट के म्यू टाइम्स है। मैग्नेटिक फील्ड आपके करंट के कितने टाइम्स होती है, μ0 टाइम्स। अब μ0 क्या है ये आपको पता है, परमेबिलिटी। ठीक है, वो मीडियम पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट आप लोग का लास्ट हो गया एम्पियर सर्किटल लूप लगा के आप ये सिंपली वाला डेरिवेशन निकाल सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, लेकिन बाकी 3 पॉइंट ऐसा नहीं है कि सब में पूरा आप डिराइव कर रहे हैं। तो हमको पता है सर्किटल लूप क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ B.dl। और B.dl किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, μ0 इंटू आई इन साइड, जो अंदर में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके। ठीक है, तो यहाँ से dl क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल ऑफ dl। एक लूप कैसा है आपका, सर्कुलर लूप है, तो सर्कुलर लूप का लेंथ क्या होता है, सर्कमफेरेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ से dl आपका आ जाएगा 2πr। अगर आपने r रेडियस का लिया है सर्कुलर लूप तो ये आपका हो जाएगा μ0 B.2πr। देखिए B.2πr इक्वल टू μ0I। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, μ0I/2πr। जनरली इस फॉर्म में याद नहीं करते हैं, इसको किस फॉर्म में याद करते हैं, इसको याद करते हैं μ0/4π इंटू 2I/r। ठीक है, एक्सप्रेशन सेम है, कोई चेंज नहीं है, मीनिंग वही है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। 4 मेजर फाइंडिंग या 4 मेजर कंक्लूजन आपको लिखना था तो वो आपने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था एक्चुअली, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। वहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, परमिटिविटी और परमेबिलिटी के बीच एक 4 पॉइंट्स डिफरेंस लिखने बोला है। डिफरेंस तो नहीं बोला है पर 4 पॉइंट्स कॉमन पॉइंट्स या इससे बोल सकते हो जिससे वो रिलेट कर सकते हैं आप उन पॉइंट्स को, वो लिखने बोला है आपको। तो देखो यहाँ पॉइंट्स के फॉर्म में आप लोग लिख सकते हैं। पहला पॉइंट जैसे आपने ले लिया मीडियम, तो आपको पता है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, जी करता है, स्मॉल जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब वो स्पेस टू स्पेस या प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, बट कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, हर जगह सेम है। अर्थ में चले जाओ या कहीं और चले जाओ, सब जगह जी की वैल्यू सेम ही रहेगी। सेकेंड है परमिटिविटी। परमिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, डेफिनेटली मीडियम पे डिपेंड करती है। एयर में इलेक्ट्रिसिटी अलग, इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक परमिटिविटी अलग होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा। सिमिलरली एयर से आप अगर आ जाओ किसी दूसरे सब्सटेंस में, मटेरियल में, माइका में आ जाओ तो वहाँ पे अलग हो जाएगी परमिटिविटी। तो ये मीडियम पे डिपेंड करती है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड की परमेबिलिटी भी क्या करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट होगा उनका एरिया ऑफ स्कोप क्या है, एरिया ऑफ स्टडी क्या है। तो आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट किसके लिए यूज़ होता है बेटा, ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए, किसी भी मैटर की ग्रेविटेशनल प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए। परमिटिविटी आपके लिए इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सिमिलरली परमेबिलिटी आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। नेक्स्ट है रिलेटेड लॉस। अब ग्रेविटेशनल से रिलेटेड लॉस क्या है, किसने दिया है, तो सबसे पहले तो आपको पता है ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक है, न्यूटन ने दिया था।
ग्रेविटी का लॉ। तो ये कांस्टेंट जी है वो न्यूटन्स के ग्रेविटेशनल लॉ से आया है। अब यहाँ जो कांस्टेंट ई है या एप्सिलॉन है जिसको बोलते हैं आप परमिटिविटी, ये न्यूटन्स कूलम के लॉ से आया है। ठीक है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज का एक आपने डेरिवेशन किया होगा फर्स्ट चैप्टर में, वहीं से आया है। और परमेबिलिटी आपकी आती है बायो-सैवर्ट लॉ। ठीक है, तो तीनों का आपका एरिया या रिलेटेड लॉस आपको समझ आ गया होगा। और चौथा आपने पॉइंट लिख देना है क्या, सिंपली उसकी वैल्यू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कांस्टेंट है, देखो तीनों कांस्टेंट है। ठीक है, बस डिफरेंस है कि देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट लिखा है ये आप लोग एयर के लिए लिखा है, बस इतना ध्यान रखेंगे। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। परमिटिविटी 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यूनिट के साथ याद होना चाहिए बेटा आप लोग को। एंड थर्ड है परमेबिलिटी 4 × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे ये 4 यूनिट आप लोग का, ये 4 पॉइंट बहुत अच्छे से मैंने आप लोग को लिख दिया है, इसको आप लोग याद कर लेंगे और नोट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का, डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर मैं थोड़ा स्पीड बोल रहा हूँ तो स्लो भी कर सकते हैं, या आप लोग को स्लो लग रहा है तो स्पीड कर सकते हैं, स्पीड करके सुन लें। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है समझना। जैसे आप लोगों को पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल क्या होता है, द वर्क डन टू ब्रिंग एनी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ गिवन पॉइंट। कहीं इन्फाइनाइट से उठा के एक चार्ज को ला रहे हो, उसके लिए कितना वर्क डन कर रहे हो, यही आपका पोटेंशियल हो जाता था, पोटेंशियल का डेफिनेशन हो जाता था। तो यहाँ पे पोटेंशियल नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है पोटेंशियल ग्रेडियंट। जैसे अभी मैंने बताया आपको रिलेशन पता है ई और डेल्टा वी में क्या रिलेशन था, जस्ट अ मिनट, क्या रिलेशन था कि वी डेल्टा वी क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर। तो यहाँ से ई क्या आ जाएगा बेटा, माइनस डी वी बाई डी आर, डेल्टा वी बाई डी आर। देखो ये जो माइनस डी वी बाई डी आर है ना, इसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब होता क्या है पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पढ़ लो, यहाँ पर डेफिनेशन लिखा है इसका। इट इज़ द लोकल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। क्या है, लोकल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। देखिए डेल्टा वी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डेल्टा वी का मतलब क्या है, चेंज ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट मूव हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में, वही क्या कहलाता है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट किसके बीच बनेगा आपका, ऑब्वियसली डेल्टा वी और एक्स डिस्टेंस के बीच। विद द टाइम या विद द डिस्टेंस कितना पोटेंशियल आपका डिक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है, ये डिपेंड करता है आपके स्लोप पे। तो इट रिप्रेजेंट द स्लोप अलॉन्ग विच पोटेंशियल इज चेंजिंग। डेल्टा वी बाई डेल्टा आर क्या दे रहा है आपको, स्लोप बता रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसी में एक सेकंड पार्ट था जिसमें आपको दिया है, देखो सिंपल करंट 2 एम्पियर दिया है, 5 एम्पियर 4 एम्पियर दिया है, तो नेट करंट कितना आ जाएगा, तो सिंपली क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्यों, क्योंकि करंट स्केलर क्वांटिटी है बेटा। स्केलर क्वांटिटी मतलब देखिए, अब बिहेव तो बोलोगे, ये देखो यहाँ से एक 5 करंट आ रहा है, ये 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर कितना जाएगा, 5 + 2 7 जाएगा। अब देखिए इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, बट वेक्टर नहीं होती, स्केलर होती है। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन को फॉलो नहीं करती। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में वेक्टर, उसमें जो ट्रायंगल लॉ, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट कुछ इस वे में निकलता है। पर क्या हम करंट ऐसे निकालते हैं, नहीं, हम सिंपली इसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे सिंपल रूल ऑफ अलजेब्रा है, इसको आप ऐड कर देते हो, क्योंकि रीज़न यही है क्योंकि ये आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, इसलिए इसके लिए एक दूसरा टर्म है जिसको आप बोलते हैं टेंसर क्वांटिटी। अभी टेंसर पे नहीं जाएंगे, अगर एग्जाम में टेंसर दिया है तो पहले टेंसर को टिक करेंगे, नहीं दिया है तो स्केलर को टिक करेंगे। इज इट क्लियर। तो करंट क्या है आपकी तरह की स्केलर क्वांटिटी है, तो सिंपली आप ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए 5 एम्पियर करंट जा रहा है, एक डायरेक्शन में है, ये भी एक डायरेक्शन में है, और 4 एम्पियर करंट अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए यहाँ पे क्या किया इसको सब्ट्रैक्ट। तो रिजल्टेंट करंट आपका कितना आ जाएगा, आई, तो रिजल्टेंट करंट आपका आ जाएगा 3 एम्पियर। क्लियर है। अब देखिए जैसे ये कॉमन सा क्वेश्चन है, व्हाट इज लाइटनिंग। तो लाइटनिंग क्या है, सडन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज बिटवीन द इलेक्ट्रिकली चार्ज रीजन्स ऑफ द क्लाउड। अब देखा होगा आपने कि क्लाउड, जैसे आप लोग देखते हैं रेनी सीजन में भी, ठीक है, थंडरिंग होती रहती है, स्ट्राइकिंग होती रहती है, मतलब लाइटनिंग होती रहती है क्लाउड के अंदर। तो होता क्या एक्चुअली, क्लाउड के अंदर भी आपके इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते रहते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं। अब ये आपस में जब स्ट्राइक करते हैं तो क्या है, एक तरह का फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है आपकी लाइटनिंग होती है। ठीक है, तो ये चार्ज कितना होता है बेटा, बहुत ही हैवी चार्ज होता है। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, अ टिपिकल लाइटनिंग फ्लैश इज़ अबाउट 300 मिलियन वोल्ट्स। समझ रहे हैं, आपके घर में जो बिजली आती है वो कुछ नहीं तो 22 to 25 वोल्ट होती है। अब कंपेयर कर लो, 300 मिलियन वोल्ट्स। ठीक है, एंड करंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 30,000 एम्पियर। तो यहाँ से पावर का फॉर्मूला हमको पता है, पावर का लगा दो V/I, लगभग 90 बिलियन वॉट की एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है एक सिंपल स्ट्राइकिंग से।
कई जगह यहाँ पे मैंने देखा नेट पे 1012 या ऐसा कुछ वॉट दिखा रहा है, ये नहीं है बेटा, इसको नहीं लिखना है, गलत है ये, ठीक है। जब उस वो वोल्टी 300 मिलियन प्रोड्यूस कर रहा है तो वो एनर्जी या पावर 1000 वाट कैसे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो वो नहीं है, अराउंड 90 बिलियन वाट एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है, यही आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लोग का ये असाइनमेंट कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो काइंडली प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट और नेक्स्ट क्लासेस के साथ। थैंक यू बेटा।